सर्च इंजन और सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। और होप कि आप सभी ने मेरा वो लेक्चर देख चुके होंगे और समझ गए होंगे उसके बारे में, क्योंकि इसमें इतना लिखवाने के लिए भी इतना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन बनता है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैंने क्या काम किया है, हर वो पॉइंट को टच किया है। ओके सुरुचि, स्टार्ट करते हैं फिर हम। टुडे टॉपिक इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। So IP means IP address. IP means Internet Protocol. IP means Internet Protocol. Internet Protocol. Internet Protocol. IP means Internet. ओके सुरुचि, होप के सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। 1 अक्टूबर को है एग्ज़ाम। ओके जल्द ही है, इसका मतलब आप लोग और भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू दिन रात मेहनत करिए तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी जब तक जो टाइम रिमेनिंग है उसमें अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो अब ये जो है आईपी एड्रेस क्या है, किसी भी डिवाइस का एनी डिवाइस स्पेसिफिक एड्रेस, एनी डिवाइस स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस, एनी डिवाइस स्पेसिफिक एड्रेस। अब ये जो आईपी एड्रेस है किसी भी डिवाइस का स्पेसिफिक एड्रेस है, यानी कि जितनी भी जो डिजिटल डिवाइस है, चाहे आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जिस तरह की भी आपकी डिजिटल डिवाइस है, उन सभी डिवाइस के पास जो है होता है आईपी एड्रेस। क्या होता है, आईपी एड्रेस। और आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर एक जो आईपी एड्रेस है सभी डिवाइस का क्या होता है, अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। सब डिवाइस का क्या होता है, अपना एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी। और यूनिक आइडेंटिटी क्या है सभी डिवाइस की, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। सभी डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी क्या है, आईपी एड्रेस है। यानी कि हर एक डिवाइस को, जैसे हम सब क्या है, जो पर्सन्स हैं या ह्यूमन बीइंग है, एक दूसरे को नाम से जानते हैं। एक दूसरे को किससे जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होता है, सभी डिजिटल डिवाइस का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। सभी डिजिटल डिवाइस का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी डिवाइस अगर किसी का कहीं चोरी हो जाए या किसी भी तरह से मिसिंग हो जाए तो उसको सर्च करने के लिए किस चीज़ का हेल्प लेते हैं, आईपी एड्रेस का। क्योंकि आईपी एड्रेस ऐसा एड्रेस है जो कभी भी एक डिवाइस का सेम नहीं हो सकता, कभी भी जो है डिवाइस के लिए सेम नहीं हो सकता। हर एक डिवाइस का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा, हर एक डिवाइस का एक अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट जो किसी और के साथ मैच नहीं करेगी, सभी का फिंगरप्रिंट कैसा है, एकदम डिफरेंट है। इसीलिए क्या होता है, जैसे क्रिमिनल केस वगैरह है या इसी तरह का कुछ डिस्प्यूटेड केस है, उसमें क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से या डीएनए टेस्ट के माध्यम से क्या कर लेते हैं, जो भी क्रिमिनल है उसको आसानी से ट्रेस कर लिया जाता है। तो इसी तरह से डिजिटल डिवाइस हैं, उनका एक अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो आईपी एड्रेस में ये समझ में आ गया। अब वो आईपी एड्रेस जो है, सबसे पहले बात करेंगे हम, आईपी एड्रेस आप समझ गए। सबसे पहले किस एड्रेस के बारे में बात करेंगे, IPv4, 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 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। किस आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, IPv4 के, IPv4, IPv4। अब ये जो IPv4 है ये 32 बिट्स का 32 बिट का एड्रेस रखता है। ये कितना एड्रेस रखता है, 32 बिट्स का एड्रेस रखता है, 32
बिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ कि IPv4 कितने बिट का प्रोग्राम है, तो आप लिख लेंगे 32 बिट्स का प्रोग्राम है। प्रोग्राम कितने बिट्स का प्रोग्राम है? 32 बिट्स का प्रोग्राम है। 32 बिट्स का प्रोग्राम है IPv4। अब ये जो 32 बिट का प्रोग्राम है, 32 बिट के प्रोग्राम को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। द IPv4 इज डिवाइडेड इन 5 क्लास। IPv4 is divided in 5 classes। 5 क्लासेस। कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है इसको? 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। IPv4 को जो है 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि IPv4 जो है कितने बिट का प्रोग्राम है? आपका आंसर क्या होगा? 32 बिट का प्रोग्राम है। 32 बिट का प्रोग्राम है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे IPv4 कितने बिट का प्रोग्राम है? 32 बिट का प्रोग्राम है। चलो अब ये 5 क्लास को देख लेते हैं। 5 क्लास कौन कौन सी होंगी ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। 5 क्लास के बारे में देखते हैं कि 5 क्लास कौन कौन सी होगी। अब हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा 5 क्लास के लिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर ड्रॉ ए डायग्राम। किस तरह से? देखो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे क्लास। यहाँ क्या लिख लेंगे? क्लास। क्लास के बाद लिख लेंगे रेंज। यहाँ क्या लिखेंगे? रेंज। और रेंज के बाद हमें यहाँ लिखना है नेटवर्क एंड होस्ट। नेटवर्क एंड होस्ट। उधर लास्ट में मैंने क्या लिखा है? नेटवर्क एंड होस्ट। तो क्लास सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ये हमारी कितनी क्लास हो गई? हाउ मैनी क्लास आर हियर? 5। A B C D E 5 क्लास हो गई। अब 5 क्लास का रेंज देख लेते हैं। 5 क्लास का रेंज यानी कि क्लास का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो क्लास ए का रेंज है 1 से लेकर के 1 to 126। 1 से लेकर के कितना है? 1 to 126। नाउ बी क्लास 127 to 191। बी क्लास का रेंज कितना है? 127 to 191। नेक्स्ट 192। सी का कितना है? 192 to 223। नेक्स्ट डी का 224। डी का कितना हो जाएगा? 224 239। नेक्स्ट ई क्लास को देखेंगे 240-255। तो ये हमारी क्लास की रेंज हो गई। ए क्लास का रेंज यहाँ ध्यान से देखेंगे मैंने क्या नोट किया है। ए क्लास का रेंज क्या है? ए क्लास का रेंज है 1 से लेकर के 126 यानी कि 1 to 126। नेक्स्ट बी क्लास का IP एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है? 127 to 191। सी क्लास का IP एड्रेस 192 to 223 और डी क्लास का IP एड्रेस का रेंज कितना है? 224 to 239। नेक्स्ट हमारा है ई क्लास। ई क्लास का कहाँ से कहाँ तक है? 240 to 255। तो ये हमारा फुल रेंज हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ टोटल की, यहाँ बात करेंगे किसकी? टोटल की। टोटल रेंज हमारे पास कितना है? 1 से लेकर के 255। 1 to 255 टोटल कितना है? टोटल रेंज 1 से लेकर के 255 तक का रेंज है हमारे पास। 1 से लेकर के 255 तक का रेंज है। इसके बाद बात करेंगे नेटवर्क एंड होस्ट की। जो यहाँ पे फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट यहाँ नेटवर्क है, बाकी सब क्या है? होस्ट। फिर यहाँ
2 नेटवर्क्स हैं, बाकी सब क्या है, होस्ट। इसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट में 3 नेटवर्क है, 3 नेटवर्क, और रिमेनिंग क्या है, होस्ट। यहाँ n का मतलब नेटवर्क है और h मीन्स होस्ट, नेटवर्क एंड होस्ट। अब यहाँ की ये जो 2 क्लास है हमारे पास, क्लास D और क्लास E, यहाँ जो है ये 2 क्लासेस हैं, इसमें हम क्या काम करेंगे, ये जो है होल्ड रखी गई है, इन 2 क्लास को क्या रखा गया है, होल्ड फॉर मल्टीटास्किंग और सिक्योरिटी पर्पज। तो 2 क्लास ऐसी है, क्लास D एंड क्लास E। क्लास D और क्लास E ऐसी क्लासेस हैं जिसका कोई कभी भी IP एड्रेस किसी डिवाइस को नहीं दिया जाता। क्लास D और क्लास E का IP एड्रेस कभी भी किसी डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। डिस्ट्रीब्यूट नहीं इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इन 2 क्लास को होल्ड या रिजर्व करके रखा गया है, किसके लिए, मल्टीटास्किंग के लिए या सिक्योरिटी पर्पज के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए या सिक्योरिटी पर्पज के लिए, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होता है। तो उस चीज़ को जो है हाइड रखने के लिए या कंजर्व रखने के लिए इन 2 क्लासेस को क्या करके रखा गया है, होल्ड करके रखा गया है। मतलब ये जो IP एड्रेस हैं, ऐसे IP एड्रेस हैं इस क्लास के कि ये किसी भी डिजिटल डिवाइस को नहीं दिए जाते, किसी भी डिजिटल डिवाइस को नहीं दिए जाते। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, आप इसका रेंज देख लिए, यहाँ से हमारे पास टोटल रेंज कितना है, 1 to 255। चलिए अब देखते हैं कि पूछेगा कैसे आपसे IP एड्रेस के बारे में। अब आपके सामने सपोज दैट एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, IPv4 का एक एग्जांपल है, IPv4 का एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है देख लेते हैं। लिखा हुआ है 269.123.14.16। अब आपसे पूछेंगे द गिवन IP एड्रेस इज राइट और रॉन्ग, ये जो IP एड्रेस है ये सही है या गलत है। इसको कैसे आप ट्रेस करेंगे कि दिया गया IP एड्रेस सही है या गलत है, दिया गया IP एड्रेस क्या है, राइट है या रॉन्ग है। कैसे आप इसको नोटिस करेंगे, देखो ध्यान से। हमें पता है कि हमारे पास जो रेंज है, रेंज कितना है, 255 255 तक है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, रेंज से बाहर हो रहा है। ये किससे बाहर हो रहा है, रेंज से। क्यों, क्योंकि रेंज हमारे पास है 255 तक और यहाँ नंबर क्या लिखा है, 269। तो ये IP एड्रेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये IP एड्रेस क्या है, गलत है। ये IP एड्रेस गलत है। तो सही कैसे होना चाहिए, सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है 243 डॉट लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा। हर डिजिट्स की इस तरह से जो है हमारा जो पेयरिंग में डिजिट्स हैं उनके साथ डॉट लगाना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज क्या होगा, तब भी IP एड्रेस सही नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ 48.69.17। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये IP एड्रेस सही है या गलत है, तो आप जो है हमने पहले वाले के बेस पे देखेंगे कि वहाँ क्या हो गया था, जो हमारा टोटल नंबर है वो रेंज से ज़्यादा हो रहा था। टोटल नंबर किससे ज़्यादा हो रहा था, रेंज से ज़्यादा हो रहा था। अब क्या है, अब हमने यहाँ पे लिया है 243, 48, 69 एंड 17। तो यहाँ ये जो है 243 क्या है, एकदम रेंज में है, हमारे कोटे में है 255 तक, और ये कितना है, 243 है। तो ये IP एड्रेस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये IP एड्रेस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहचानने के लिए क्या जरूरी है इस IP एड्रेस को, कि कभी भी हमारी रेंज से ज़्यादा ये नंबर नहीं होने चाहिए, हमारी रेंज से ज़्यादा ये नंबर नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या है चेक करने के लिए, 1 2 3 4, ये जो है संख्या ना तो 4 से ज़्यादा हो ना 4 से कम हो। ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं ना तो ये 4 से ज़्यादा हो और ना 4 से
कम हो। तो कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यानी कि अगर यहाँ पे मैं 5वां नंबर एक्स्ट्रा लिख दूं तो ये आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर सपोज दैट मैंने यहाँ एक नंबर और ऐड कर दिया, यहाँ मैंने ये ऐड कर दिया, कुछ भी कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर कितना होना चाहिए, 4 पेयर में होना चाहिए, 1 2 3 और 4। दूसरी बात, कभी भी डॉट हमेशा बस नंबर के बीच में लगेगा, डॉट हमेशा नंबर के बीच में लगेगा। डॉट किसके बीच में लगेगा, नंबर के बीच में लगेगा। तो यहाँ लगा हुआ है डॉट, ये डॉट लगा हुआ है यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसलिए ये आईपी एड्रेस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये नंबर ना तो 4 से ज़्यादा हो ना 4 से कम होने चाहिए, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। होप के आप अच्छे से यहाँ तक समझ गए। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ बीच में मैंने डॉट के अलावा किसी और सिंबल का यूज कर दिया, अगर मैंने यहाँ डॉट के अलावा किसी और सिंबल का यूज कर दिया, तो भी ये आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, ये आईपी एड्रेस गलत हो जाएगा, ये आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है रॉन्ग होने का, क्योंकि हम जो है किसी भी आईपी एड्रेस के बीच में डॉट के अलावा कोई और नंबर यूज नहीं कर सकते हैं। डॉट के अलावा कोई और नंबर हमको यहाँ यूज नहीं करना है। तो ये आप अच्छे से समझ गए हैं यहाँ तक। अब अगर आपसे पूछा जाए इसी में कि कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, ये जो है कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप कैसे पहचानेंगे, बताइए कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आप देखेंगे कि ये जो है कोटा कहाँ से कहाँ तक होता है। कोटा अब देखो 2, हमारे पास जो है ई क्लास का जो आईपी एड्रेस है उसका रेंज है 240 से 255, 240 से 255 तक। तो ये किसके बीच में आएगा, उसी के बीच में आएगा। इसीलिए कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस हो गया, क्लास ई। यहाँ अगर आप नंबर देखेंगे, सबसे बिग नंबर क्या है, बड़ी डिजिट वाला नंबर 243 है, और 243 कौन सी क्लास में आएगा, 243 आ जाएगा ई क्लास में। 243 कौन सी क्लास में आ जाएगा, क्लास ई। ई क्लास में किस लिए आया, क्योंकि उसका रेंज कितना है, उसका रेंज 242, रेंज कितना है वहाँ 240 से 255। तो कहाँ आ गया, ये क्लास ई का आईपी एड्रेस हो गया। ये किसका एड्रेस हो गया, क्लास ई का आईपी एड्रेस हो गया। तो होप के इस जानकारी को आप अच्छे से समझ गए हैं, नोट कर लिए हैं सभी। कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इसी तरह से देखेंगे आईपी एड्रेस के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे IPv5। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, IPv5। ये इरेज कर देता हूं मैं यहां से, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 5। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 5, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 5, IPv5। IPv5 में क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 5, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 5। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। क्योंकि IPv4 जो था, IPv4 के पास जितना भी रेंज का आईपी एड्रेस था वो सब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो सब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब जितनी भी डिजिटल डिवाइस थी वो सब उनको बांट दिया गया। IPv4 क्या हो गया, उसका कोटा फिनिश हो गया, उसका कोटा क्या हो गया, फिनिश हो गया। क्योंकि जितनी भी डिजिटल डिवाइस थी उन सबको वो आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका। तो उसके बाद काम किया किसको लेकर के, IPv5 को। किसको लेकर के काम किया, IPv5 को। लेकिन ये जो IPv5 बनाया था ये केवल एक्सपेरिमेंट पर्पज से तैयार किया गया था। किस पर्पज से, रेडी ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज, एक्सपेरिमेंट पर्पज। इसको केवल एक्सपेरिमेंट के पर्पज से रेडी किया गया था, रेडी ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज, नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी डिवाइस, नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी डिवाइस।
अब ये जो IP वर्जन 4 का जो एड्रेस बनाया था, इसको किसी भी डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बस केवल एक्सपेरिमेंट के पर्पज से इसको तैयार किया गया था। इसको केवल एक्सपेरिमेंट के पर्पज से तैयार किया गया था और इसको इसी तरह छोड़ दिया गया, इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे IPv4 के बाद आया IPv5, तो V5 में कोई काम नहीं हुआ क्योंकि उसको केवल एक्सपेरिमेंट पर्पज से, मतलब देखने के लिए बनाया था कि ये जो है कितना डेटा होल्ड कर सकता है। लेकिन हमें पता था कि IPv5 के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो जो है सभी डिजिटल डिवाइस को IP एड्रेस प्रोवाइड करा सके, इसीलिए हमने क्या काम किया, IPv5 को क्लोज कर दिया, IPv5 को क्लोज कर दिया बिना किसी को डिस्ट्रीब्यूट किए, बिना किसी को डिस्ट्रीब्यूट किए। अब बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट जो बना, फिर नेक्स्ट क्या आया इसका अल्टरनेट, इसका ऑप्शन क्या था फिर, नाउ वी विल डिस्कस ऑन IPv6, 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 इसका फुल फॉर्म आप समझ ही गए होंगे। बीच बीच में आप कमेंट करके भी बताते रहेंगे, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आज आपका लास्ट क्लास है तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको डिटेल्स बता दिया जाए ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। IPv6 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये हमारा कौन सा IP एड्रेस हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब ये जो है एक 128 बिट्स का प्रोग्राम है, ये कितने बिट्स का प्रोग्राम है, 128 बिट्स प्रोग्राम, इट इज 128 बिट्स प्रोग्राम, 128 बिट्स प्रोग्राम। तो देखो कितना बड़ा प्रोग्राम है, पहले हमारे पास कितना था, केवल 32 बिट्स का प्रोग्राम था, पहले ओनली कितने बिट्स का प्रोग्राम था, 32 बिट्स का, और ये कितना हो गया 128 बिट्स प्रोग्राम, 128 बिट्स प्रोग्राम। अब इसका जो यूज किया जाता है, यूज मेनली फॉर, इट इज यूज मेनली फॉर, इट इज यूज मेनली फॉर, इट इज यूज मेनली फॉर 4G नेटवर्क, 4G नेटवर्क। इसका यूज जो है किस लिए किया जाता है, ओनली फॉर 4G नेटवर्क। 4G नेटवर्क मतलब जो जियो वगैरह है, सबसे ज़्यादा इसका यूटिलाइज कौन कर रहा है, जियो कंपनी कर रही है। क्यों, क्योंकि उसने जो है अपने 4G नेटवर्क को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रखा है। इट इज़ यूज मेनली फॉर 4G नेटवर्क। अब यहाँ क्या होता है, जो 128 बिट है, कितना 128 बिट्स है, इसको इट इज डिवाइड इन 8 पार्ट्स। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 भागों में विभाजित किया गया है। फिर नाउ every part having 16 बिट्स। प्रत्येक पार्ट कितना बिट्स रखता है, 16 बिट। तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 128। 16 इंटू 8 की हाउ मैनी, 128 बिट्स। तो इसको जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एवरी पार्ट्स जो है कितना बिट्स रखता है, 16 बिट्स रखता है। 16 बिट्स प्रोग्राम कैपेसिटी रखता है, 16 बिट्स प्रोग्राम कैपेसिटी रखता है। ये यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद नोट कर लीजिए जल्दी से। एक खास बात है यहाँ पे IPv6 का कि पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, अगर हर एक
पर्सन को 1000 डिजिटल डिवाइस चलाने के लिए दिया जाए। यहाँ ध्यान देंगे आप कि अगर हर पर्सन को 1000 डिजिटल डिवाइस चलाने के लिए दिया जाए तब भी जाकर के ये आईपी एड्रेस फिनिश नहीं होगा, तब भी ये आईपी एड्रेस फिनिश नहीं होगा। अब सोचिए कि इसके पास जो है डेटा होल्ड करने की बहुत बिग कैपेसिटी है, डेटा होल्ड करने की क्या है, बिग कैपेसिटी है, इसीलिए इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। अगर पूरे विश्व में सभी व्यक्तियों को 1000 डिवाइस चलाने के लिए दे दिया जाए तब भी इसका डेटा फिनिश नहीं होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट और लेटेस्ट क्या है, IPv6 है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब जब भी हम क्या काम करते हैं, इसको लिखते हैं, इसके आईपी एड्रेस को लिखते हैं तो उसमें यूज करते हैं किसका, नंबरों के बीच में कोलन का। किसका यूज करते हैं, कोलन का, COLON। जबकि वहाँ IPv4 में किसका यूज करते थे, डॉट का। IPv4 में किसका यूज करते थे, डॉट का। लेकिन यहाँ किस चीज़ का यूज करेंगे हम, कोलन का यूज करेंगे। कोलन ये है, ये क्या है, कोलन है। इस तरह से लगाएंगे। आईपी एड्रेस लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके बीच में कोलन का यूज करेंगे। आगे मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोलन बीच में लिखा जाएगा। और इसको जो है, जो नंबर सिस्टम होता है कंप्यूटर में, नंबर सिस्टम मतलब जो बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर है उसकी फॉर्म में लिखा जाता है। बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है भाई, चलो चेक करते हैं एक एग्जांपल लेकर के। यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, IPv6 का आईपी एड्रेस किस तरह से लिखा होता है और कैसे हम पहचानेंगे कि किसका आईपी एड्रेस है, IPv4 का है या IPv6 का है, कैसे मेजर करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। एक एग्जांपल है IPv6 का, यहाँ लिखेंगे एग्जांपल IPv6 क्या है एग्जाम्पल, 2001 के बाद कोलन का यूज किया गया है। फिर यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0, फिर कोलन का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आप कोई नंबर लिख सकते हैं 3231, फिर कोलन का यूज किया जा सकता है। फिर लिख सकते हैं यहाँ आप ADF1। इसके बाद कोलन का यूज नहीं किया जाएगा। कितने पार्ट लिखने हैं, कितने पार्ट हो गए यहाँ, पार्ट 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट वहाँ लिख दिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट इसके नीचे लिखे जाते हैं क्योंकि 8 पार्ट में डिवाइड किया है इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 8 पार्ट में। तो नेक्स्ट जब नंबर लिखेंगे 0063, फिर कोलन का यूज करेंगे। फिर इसके बाद फिर लिख सकते हैं 0012, फिर कोलन का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, बिना कोलन के गलत हो जाएगा। यहाँ फिर लिख सकते हैं हम 4 टाइम 0 कोलन, ये कोलन है बीच में, ये क्या है, कोलन है। फिर लिख सकते हैं FEF8। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया कौन सा, IPv6। तो 3 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 8 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके लिखा जाता है, 8 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके लिखा जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है ADF या FEF, ये सब किसके अंतर्गत लिखा है, कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 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 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे से समझ करके। जो IPv6 है उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड करके लिखा है, हमेशा 8 पार्ट में लिखा जाता है। तो आप आसानी से पहचान लेंगे। अगर IPv4 होगा तो 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। वो नंबर्स ना तो 4 से ज़्यादा होंगे ना 4 से कम होंगे। लेकिन अगर IPv6 की बात करेंगे तो IPv6 में टोटल जो है 8 पार्ट में हम किसी भी जो है आईपी एड्रेस को लिखते हैं और हर आईपी एड्रेस के बीच में कोलन का यूज करते हैं, हर एड्रेस के बीच में कोलन का यूज करते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ और है
कि कोलन के अलावा, एक्सेप्ट कोलन, आप यहाँ कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट कोलन, नो एनी सिंबल अलाउ हियर, यहाँ पे आप कोई भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा IPv6 हो गया। अब IPv6 का अगर एक बेसिक सा वैल्यू देख लिया जाए कि कितना होता है इसका स्पेस, ये एड्रेस कितना है, 340 ट्रिलियन 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 340 ट्रिलियन ट्रिलियन एड्रेसेस। अब सोचिए कि इसके पास कितनी कैपेसिटी है आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने की। इसीलिए मैंने आपको एक हिंट दिया था, मैंने कहा था कि अगर हर एक डिजिटल डिवाइस को, हर एक पर्सन को 1000 डिजिटल डिवाइस दे दिया जाए तब भी इसका कोटा या लिमिट फिनिश नहीं होगा। इसका क्या है, बिग स्पेस रखता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है लेटेस्ट और एडवांस्ड क्या है, IPv6। और सबसे ज़्यादा इसका किस लिए यूज़ किया जा रहा है, 4G नेटवर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है। और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जियो जो है इसका बेनिफिट ले रहा है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है, जियो नेटवर्क। तो ये आपका हो गया IP एड्रेस। अब हम IP एड्रेस के बाद थोड़ा सा आपको बताएंगे डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। न्यू हेडिंग हमारा क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। इसको आप नोट कर लिए होंगे, 340 ट्रिलियन ट्रिलियन। अब हेडिंग डालेंगे डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, यानी कि उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है स्कीम्स अप्लाई किया है ताकि जो हायर एजुकेशन है उसमें चेंजेस किए जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो हेडिंग डालेंगे डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। अब यहाँ बात करेंगे, नंबर 1 देखेंगे पॉइंट क्या है। आप सभी ने सुना होगा स्वयं, SWAYAM। अब ये स्वयं का मतलब क्या है, ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है कई बार ये फुल फॉर्म्स के बारे में। तो स्वयं का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, स्वयं का मतलब हो जाएगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग for young aspiring minds। तो ये आप यहाँ नोट कर लेंगे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये किसका फुल फॉर्म हो गया, स्वयं का। किसका फुल फॉर्म है, स्वयं का। ये लॉन्च कब किया गया था स्वयं, ये तो आपको पता होगा ना कि स्वयं का मतलब क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसको लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2017, 9 जुलाई 2017, launched by Indian President Pranab Mukherjee। इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब
मुखर्जी। तो ये जो है स्कीम या ऑनलाइन लर्निंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग, ये कब लॉन्च किया गया था? 9 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसको लॉन्च किया था। इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने। इसी को और क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं मॉक। क्या बोलते हैं? मॉक, MOOC। मॉक का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, मॉक, MOOC। व्हाट इज मॉक? मॉक क्या है? MOOC। मॉक, मॉक का मतलब मैं अभी नोट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 9 जुलाई 2017 लॉन्च्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। अब मॉक का मतलब देख लेते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मॉक मीन्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मॉक का मीन्स क्या हो गया? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसको आप नोट कर लेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। किसने तैयार किया था इसको? इसको रेडी किसने किया था? MHRD और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मिलकर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय MHRD and Microsoft company. It is prepared by MHRD and Microsoft company. अब यहाँ में MHRD का मतलब क्या है? What is the means of MHRD? Ministry of Human Resource Development। MHRD का फुल फॉर्म भी आप यहाँ लिख लेंगे, Ministry of Human Resource Development। MHRD मतलब Ministry of Human Resource Development। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मिलकर के इसको तैयार किया था। तो ये क्या है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इट इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इट इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये कैसा प्लेटफॉर्म है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप जाकर के डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है? स्वयं जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है, वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके ऊपर जाकर के आपको क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, कोई आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर के आप जो है फ्री में रजिस्टर करके जो है, और फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा आपको जो स्टडी मटेरियल वगैरह है सब ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराया जाता है और ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम प्रोसेस होता है। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बेनिफिट है। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही बेनिफिट है स्वयं का। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। स्वयं, इसका फुल फॉर्म भी आप समझ गए हैं, कहाँ यूज है ये भी आप समझ गए हैं। इसके ऊपर जो है 9th क्लास से लेकर के 9th क्लास टू 9th क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएशन, 9th क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएशन
So all courses are available. All courses are available. All courses are available. 9 क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप जो है यहाँ पर कोई भी डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक। अब ये प्रोवाइड क्या कराता है, देखो ध्यान से देखेंगे। आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके उस पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करके आप कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ये प्रोवाइड क्या कराता है, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में वीडियो लेक्चर। नंबर 2 स्टडी मटेरियल। नंबर 3 प्रिंटिंग मटेरियल या प्रिंट। और नंबर 4 डिस्कशन। नंबर 4 डिस्कशन। और डिस्कशन भी कैसा, ऑनलाइन डिस्कशन। ऑनलाइन डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। ये हमारा फिनिश हो गया स्वयं। नेक्स्ट अब बात करेंगे स्वयं प्रभा। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा नंबर 2 स्वयं प्रभा PRABHA स्वयं प्रभा। अब ये क्या है, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल सर्विस है। स्वयं प्रभा क्या है, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल सर्विस। डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल सर्विस है। स्वयं प्रभा क्या है, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल सर्विस है, जिसमें DTH के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स के लिए टीवी पर जो है अलग अलग टाइम डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि सभी स्टूडेंट जो है ऑनलाइन अपना स्टडी कर सकें। और इसमें सभी के लिए क्या होता है कि जो कैंडिडेट स्वयं पे अपना रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं ऐप पर जिस कोर्स के लिए या सर्टिफिकेट के लिए, तो वहाँ उनके लिए सारा डेटा या मटेरियल अवेलेबल होता है। कहाँ, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल सर्विस पे। तो इसको किसने शुरू किया, इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो यहाँ स्वयं के सभी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको इंटरनेट की नीड नहीं होती, नो नीड इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्या होना चाहिए, आपके घर में एक टीवी होना चाहिए और टीवी के अलावा वहाँ पे जो है DTH जो है लगा होना चाहिए। तो उस पर क्या होता है, अलग अलग चैनल पे वीडियो ट्यूटोरियल या लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, जहाँ से आप अपना स्टडी कर सकते हैं। अब टोटल कितने चैनल हैं इसके, टोटल 32 चैनल्स। तो टीवी पे स्टडी करने के लिए टोटल जो स्वयं प्रभा है उसमें कितने चैनल्स हैं, 32 चैनल्स हैं, जिस पे जा कर के हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के बाद बात करेंगे NDL। नेक्स्ट क्या है, NDL नंबर 3 NDL। अब NDL का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है।
एनडीएल का फुल फॉर्म क्या है बता सकते हैं आप कमेंट करके, मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एनडीएल, एनडीएल का मतलब हो जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब एनडीएल में क्या होता है कि जो भी जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरीज हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरीज है, उनको आपस में कनेक्ट करके, उनको आपस में कनेक्ट करके मतलब एक पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करके क्या किया जाता है, सभी भाषाओं में जो है पुस्तकों को, यानी कि ऑनलाइन बुक्स जो है आपको रीडिंग करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। ऑनलाइन बुक रीडिंग, ऑनलाइन बुक रीडिंग, ऑनलाइन बुक रीडिंग, ऑनलाइन बुक रीडिंग, ऑनलाइन बुक रीडिंग फ्रॉम एनी नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल लाइब्रेरीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरीज। तो यहाँ से क्या होता है, एनडीएल से ये एक ऐसा वेब पोर्टल है जिस पे क्या होता है, टोटल नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरीज यानी कि उनसे रिलेटेड सभी बुक्स अवेलेबल होती हैं, उनसे रिलेटेड सभी बुक्स अवेलेबल होती हैं। और उन बुक को जाकर के कोई भी स्टूडेंट यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद बुक को स्टडी कर सकता है एनडीएल के थ्रू। नेक्स्ट है नेड, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेड, और नेड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम, क्योंकि इसकी शुरुआत कुछ ही टाइम पहले हुई है नेड की। नेड का मतलब क्या होगा देख लेते हैं। नेड, व्हाट इज नेड? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेड मीन्स नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेड मीन्स क्या हो जाएगा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। अब ये जो है ऐसा पोर्टल है, इसको स्टार्ट किसने किया है? इसको भी स्टार्ट किया गया है। इट इज स्टार्टेड बाय MHRD। इसको भी किसने स्टार्ट किया है? MHRD ने स्टार्ट किया है। और MHRD का मोटिव क्या है? यहाँ पे MHRD का मोटिव देख लेते हैं। मोटिव क्या हो सकता है कि जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी स्टूडेंट्स डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करते हैं या उनको अवार्ड या ऑनर वगैरह प्रेजेंट कराया जाता है, उन सब का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाए। उन सब का रिकॉर्ड क्या किया जाए? ऑनलाइन किया जाए। यानी कि क्या हो, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग से इस तरह का जो है आईडी और पासवर्ड बना दिया जाता है, ताकि वो जो है कभी भी जा करके अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को देख सके ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सके। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कभी आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना होता था, तो हार्ड कॉपी में क्या होता था, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाने होते थे। अब अगर हार्ड कॉपी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भी साथ लेकर के जाते हैं, तो उसका सबसे जो डीमेरिट है, वो डीमेरिट ये है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, जो MHRD है उसने इसकी शुरुआत की कि अब सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मीन्स कोई रिजल्ट, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, अवार्ड या ऑनर, सबको क्या कर दिया जाएगा? ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया जाएगा।
और अगर स्टूडेंट जो है कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता, तो ये एक बेस होगा कि वहाँ से वो अपना डेटा को एक्सेस करा सकता है और वेरीफाई करा सकता है आईडी और पासवर्ड सेंड करके। तो इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि हमें जो है जगह जगह अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के उठा करके घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है किसका? नेड का, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। यहाँ आप समझ गए होंगे नेड के बारे में, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब एक चीज़ होती है इनफ्लिब नेट। इनफ्लिब नेट ये भी एक नेटवर्क है, लाइब्रेरी का नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इनफ्लिब नेट, INFLIBNET, इनफ्लिब नेट, इनफ्लिब नेट। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। या और आपको जो है जैसे शोध सिंधु, आप सभी जो रिसर्च पढ़े होंगे आप, तो उसमें आपको बताया गया होगा शोध सिंधु। शोध सिंधु क्या है? रिसर्च से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन जर्नल, मैगजीन या आर्टिकल्स वगैरह स्टडी करने के लिए या रीड करने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरह का शोध गंगा है। इसी तरह से क्या है? शोध गंगा है, शोध गंगा। और क्या हो सकता है? शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री। ये सब क्या है? रिसर्च से रिलेटेड, यानी कि कोई भी रिसर्च स्कॉलर है वो इन सब पे जा करके, ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके किसी का थीसिस, डिजर्टेशन या रिसर्च पेपर को रीड कर सकता है, या अपना टॉपिक वगैरह सिलेक्शन करने के लिए एक बार इन सारी चीज़ों को विजिट कर सकता है। क्योंकि जो भी डेटा, गुड आफ्टरनून प्रियंका, मोस्ट वेलकम। तो देखो मैं जो है आपको डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया है कुछ ऐसे पोर्टल के बारे में जो रिसर्चर के लिए बहुत ही बेनिफिट देते हैं, रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। जैसे शोध सिंधु है, शोध गंगा है और शोध गंगोत्री है। इन सब पे जा कर के आप या आर्टिकल वगैरह देख सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसके बाद। यहाँ तक आपका जो है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन फिनिश हो गया। कभी कभी क्या होता है वो कुछ और भी पूछ लेता है, जैसे आईसीटी से रिलेटेड जैसे पूछ लेगा वो आपसे कि G2G का मतलब क्या है। G2G, व्हाट इज द मीन फॉर G2G? G2G, G2G, तो G2G मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की जो है स्कीम्स और योजनाएं चलती रहती हैं, और इन योजनाओं में क्या होता है, फाइल्स जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट से होकर के हमको अप्रूव करानी पड़ती है। हमको मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑफिसेज हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या करना होता है, फाइल्स को जो है अप्रूव कराना होता है एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से। तो इन सारी परियोजनाओं को या स्कीम्स को पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आजकल क्या है, सरकार जो है इन सारी चीज़ों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने पर ध्यान दे रही है, डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने पर ध्यान दे रही है। यानी कि जितने भी जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हैं, उन सबको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, उन सबको डिजिटल ऑफिस या डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, ताकि क्या हो जाए, जो जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल्स वगैरह हैं वो बहुत टाइम से ट्रांसफ़र की जा सके ऑनलाइन,
और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बाद उन पर डिजिटल सिग्नेचर करके उन फाइल को बहुत तेज़ी के साथ आगे प्रोसीड किया जा सके। ये बेनिफिट है किसका, G2G का। अगर सोचिए कि अगर किसी स्कीम को जो है अप्रूव कराना होगा और गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के वो बहुत तेज़ी से अगर अप्रूव्ड हो जाती है तो उसका बेनिफिट किन सबको मिलेगा, टोटल जो वहाँ के पीपल्स हैं, है ना, सिटीजन्स हैं, उन सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसकी वजह से क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी। जो करप्शन है, करप्शन क्या हो जाएगा, रुकेगा। क्यों, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिकॉर्ड फाइल में है और एक रिकॉर्ड ऑनलाइन है, तो दोनों में से किसको हम नष्ट जल्दी से कर सकते हैं, जो फाइलों में है। पता लगा, आपने सुना होगा पहले इस तरह की घटनाएं होती रहती थी कि पूरा ऑफिस में जो है आग लग गई और पूरी फाइल जल गई, तो जो भी डेटा रिकॉर्ड था वो जल करके क्या हो गया, खाक हो गया। इसीलिए किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता था। लेकिन अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाने की वजह से इनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, काम तेज़ी के साथ होने लगा है और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि करप्शन खत्म हो गया है, करप्शन है, लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है एटलीस्ट। जैसे आप नेक्स्ट देखेंगे G2C। नेक्स्ट क्या है, G2C। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब यहाँ क्या होगा, सरकार जो है इस तरह से कुछ काम करने के लिए प्रयास कर रही है। जैसे आपने सुना होगा कॉमन सर्विस सेंटर, इसी का एग्जाम्पल है कॉमन सर्विस सेंटर, CSC सेंटर बोलते हैं ना जिसको, CSC सेंटर, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। अब कॉमन सर्विस सेंटर क्या है कि जगह जगह जो है सिटीजन या पीपल की जो है, ताकि उनका काम आसान हो सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कॉमन सर्विस सेंटरों को खोला गया है। यहाँ आप जा कर के क्या कर सकते हैं, अपना डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इसके अलावा पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जा कर के रजिस्ट्रेशन करा करके बनवा सकते हैं। और ख़ास चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो है पहले क्या होता था, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको अगर अपने किसी बच्चे का या कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवाना है इस तरह का, तो उसको छुट्टी लेना पड़ता था ऑफिस से, या हम लोगों को भी अगर बनवाना है तो बहुत लाइन लगती थी लंबी और चक्कर काटने पड़ते थे। अब क्या होता है कि आप जो है कॉमन सर्विस सेंटर पर जा कर के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और डॉक्यूमेंट आपके घर, आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है। तो ये बेनिफिट है किसकी वजह से, कॉमन सर्विस सेंटर की वजह से। तो ये इम्प्रूवमेंट किससे किस में हुआ, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट ने इस तरह की पोर्टल को जो है डेवलप किया, जिससे क्या होगा, जो आमजन है, जो कॉमन पीपल है, उन सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जो है यहाँ एवरी 7 डेज जा करके कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर जगह जगह खोले गए हैं, लोगों को जो है इनका टेंडर दिया गया है या लाइसेंस दिया गया है। दूसरी चीज़ G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके एग्जाम्पल में आप CSC भी लिख सकते हैं और IRCTC भी लिख सकते हैं, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन भी लिख सकते हैं, ई पंचायत भी लिख सकते हैं, ई पंचायत, ई पंचायत। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, NTA भी लिख सकते हैं आप। यहाँ क्या लिख सकते हैं, NTA। क्यों, क्योंकि NTA क्या है, एक ऐसी एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारे इंडिया में जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है या CBT एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उन सबको कंडक्ट कराने का काम करती है। उन सब एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, NTA की है। और अगर किसी भी पर्सन को टिकट करना है तो वो कहाँ से जा करके करता है, IRCTC की वेबसाइट से करता है। ई पंचायत, इस पे क्या होता है कि पंचायत से रिलेटेड जितनी भी योजना चल रही है उनके बारे में यहाँ पर टाइम पर जानकारियाँ अवेलेबल होती रहती है कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, किस तरह की स्कीम आई है, वो सब ई पंचायत के ऊपर अवेलेबल होती है। इसके बाद G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। बस आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है यहाँ पे, गवर्नमेंट टू
बिजनेस। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन एप्स का हेल्प ले रही है। वेरी गुड, आधार कार्ड भी, बिल्कुल प्रियंका, ये सही बात है, क्योंकि इससे हमको पहले क्या होता था, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम होती थी, लाइन में लगना पड़ता था या जो ब्रोकर वगैरह है उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, जो गवर्नमेंट रेट है उस पर जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और स्लिप आपको मिल जाता है और डॉक्यूमेंट्स आपका आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है। आपको ये भी बताया जाता है एटलीस्ट के इतने दिन के अंदर, यानी कि विदिन 15 डेज या विदिन 1 मंथ आपका ये डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। अब हमने लिखा है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार क्या काम करना चाहती है, जो बिजनेस है कि हर छोटे से छोटा व्यक्ति या व्यापारी, बिजनेसमैन आसानी से बिजनेस कर सके, तो उन सबको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का काम कर रही। IRCTC का फुल फॉर्म, ओके, अभी मैं नोट कर देता हूँ। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो यहाँ इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, G2B का, जैसे ई निविदा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ई निविदा किस लिए है, ऑनलाइन टेंडर्स के लिए, यानी कि भारत सरकार के अधीन जो भी कार्य हो रहा है या जिस योजना पर कार्य हो रहा है वहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट टेंडर देने के लिए यहाँ पर जो है टाइम पर नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं। कहाँ, ई निविदा पर। इसीलिए यहाँ क्या होता है, जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सब यहाँ पर विजिट करते रहते हैं ताकि वो जो है टेंडर अटेंड कर सके। तो टेंडर का चार्ज होता है, वो जिस तरह से पूरा उसके लिए प्रोटोकॉल या स्कीम होता है उसी के बेस पे वो उसको ले लेते हैं। अब ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, किस तरह से उसको काउंट करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे नंबर सिस्टम। यहाँ नंबर सिस्टम, यहाँ बेस लिख लेंगे, बेस, और यहाँ लिख लेंगे डिजिट्स। नंबर सिस्टम, बेस एंड डिजिट्स। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम है। नंबर 1 क्या है, बाइनरी। बाइनरी मीन्स होता है द्विआधारी। अब बाइनरी को ही क्या बोलते हैं, द्विआधारी बोलते हैं। इसीलिए मैं यहाँ नोट मेंशन कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देंगे वो जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको द्विआधारी बोलते हैं और इसका बेस होता है 2। बाइनरी का बेस कितना है, 2। बाइनरी का बेस 2 है। और डिजिट का कौन सी यूज़ किया जाता है, 0 1। डिजिट का कौन सी का यूज़ किया जाता है यहाँ, 0 एंड 1। ये नंबर 1 सिस्टम बाइनरी हो गया। नंबर 2 है ऑक्टल, OCTAL, ऑक्टल। ऑक्टल को अष्टक, और अगर अष्टक है तो बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
और नंबर ऑफ डिजिट कैसे लिखेंगे, हमेशा ध्यान देंगे जीरो से लिखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो कितना नंबर हो गया टोटल, अगर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, 8 हो गया। तो स्टार्ट करेंगे 0 से 7, 0 to 7। नंबर थर्ड वाला सिस्टम देख लेते हैं। ऑक्टल आपको समझ में आ गया है। ऑक्टल के बाद होता है डेसिमल। नेक्स्ट क्या है, डेसिमल। डेसिमल को दशमलव भी बोलते हैं, दशमलव, दशमलव। अब यहाँ दशमलव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ है 10। इसको कैसे लिखते हैं डेसिमल को, बेस कितना हो जाएगा 10। डेसिमल का बेस कितना होगा 10। तो 10 को कैसे लिखेंगे, 0 से 9 तक लिख देंगे। यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल 10। तो डिजिट कितनी हो गई हमारे पास, टोटल 10। नेक्स्ट और लास्ट नंबर होता है इसमें हेक्साडेसिमल नंबर। लास्ट नंबर कौन सा होता है, हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल। अब हेक्सा मीन्स यहाँ ध्यान देंगे, हेक्सा मीन्स होता है 6। हेक्सा मीन्स क्या होता है 6, और डेसिमल आपने देख ही लिया है, डेसिमल मीन्स कितना हो जाएगा 10। तो टोटल कितना हो गया 16। तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, षड दशमलव। इसको ऐसे लिखते हैं षड दशमलव। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ षड दशमलव, नहीं तो आप हिंदी में परेशान हो जाएंगे। षड दशमलव, षड दशमलव। तो हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मीन्स 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ बेस 0 to 7, प्रियंका मेंशन यहाँ ध्यान देंगे 0 to 7, 1 से काउंट नहीं करेंगे। ऑलवेज काउंट फ्रॉम G1, ऑलवेज काउंट फ्रॉम 0 to 7, 0 to 9, इस तरह से काउंट करना है। 1 से काउंट नहीं करना है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। तो यहाँ देख लेंगे इसको कैसे लिखेंगे भाई, हेक्साडेसिमल को इसको लिखेंगे यहाँ हेक्साडेसिमल में। डेसिमल तो ऐसे ही लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हो गया हमारे पास डेसिमल तक। अब हेक्सा को कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे AB के फॉर्म में, A B C D E and F, A B C D E and F। 9 के बाद जो भी नंबर लिखे जाएंगे, 9 के बाद, वेरी गुड, नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर, नाइस आंसर। यहाँ देखो कि कहाँ से A to F, यानी कि A से F तक लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा भाई, अब यहाँ A मीन्स हो जाएगा 10, A मीन्स 10 11 12 13 14 एंड 15। तो अब अगर इसको स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 और A to F लिखा जाएगा, 0 to 9 एंड A to F लिखा जाएगा ऑलवेज। तो ये आप यहाँ तक समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सबका एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊंगा। यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको इरेज कर देते हैं। पूरा नंबर सिस्टम आप जान गए होंगे अच्छे से कि बाइनरी का बेस आधार कितना होना चाहिए 2, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10 और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होना चाहिए। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होना चाहिए 16, तभी वो नंबर किस में माना जाएगा, हेक्साडेसिमल में माना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ एक एग्जांपल ले लेंगे समझने के लिए। अगर यहाँ आपके सामने कोई नंबर इस तरह से लिखा है 0,1
कोमा 0 1। तो अगर आपसे पूछेगा कि दिया गया नंबर जो है बाइनरी में लिखा गया है वो सही है या गलत है, दिया गया नंबर बाइनरी में लिखा गया है वो सही है या गलत है, तो हमारा जवाब क्या होगा कि दिया गया ये जो नंबर है ये क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है कि कभी भी बाइनरी नंबर के बीच में, कभी भी बाइनरी नंबर के बीच में कोमा का या किसी भी सिंबल का यूज नहीं करना है, कोमा या किसी भी सिंबल का यूज नहीं करना है। और दूसरी इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या है कि जब भी आप बाइनरी नंबर को लिखेंगे तो उसका बेस कितना होना चाहिए, ऑलवेज 2 होना चाहिए। उसका बेस ऑलवेज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो बाइनरी नंबर माना जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे बाइनरी नंबर। और तो यहाँ पे जो है कुछ ये नंबर आप कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिख दूँ 1 2 0 1 और ऐसे लिख दूँ, क्या ये नंबर सही है? जो मैंने बाइनरी नंबर लिखा है क्या वो नंबर सही है? तो आपका रिप्लाई होगा नो। आपका रिप्लाई क्या होगा, नो, कि ये नंबर जो है गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोटा में केवल क्या है, हम 1 और 0 1 1 0 1 इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं और कोई नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाइनरी नंबर में हम केवल किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, 0 और 1 का यूज कर सकते हैं। 0 और 1 को चाहे आप जितनी बार लिख दीजिए तो वो सही माना जाएगा। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उसका बेस ऑलवेज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी का बेस मैंने कितना बताया था, 2, तो हमेशा 2 रहेगा, तभी उसको हम मानेंगे कि लिखा गया नंबर बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल में आपको एक इस तरह से दे दिया, अब बात करेंगे ऑक्टल के बारे में। एक एग्जाम्पल दे दिया कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल में दे दिया 268 का बेस 8। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो गिवन नंबर है इसके बारे में आप बताइए कि दिया गया नंबर सही है या गलत है। तो आपका जवाब है नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है, जो कोटा में है नंबर, वो 0 से 7 तक है, ओनली 0 से 7 तक, लेकिन हमने यहाँ यूज कितना कर लिया, 8। तो अब ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, इसको राइट कैसे कर सकते हैं? अगर ये नंबर इस तरह से लिखा होता 267 का बेस 8, तब हम इसको क्या मानेंगे कि लिखा गया नंबर सही है, लिखा गया नंबर सही है। और किस में, कौन सी नंबर सिस्टम में लिखा गया है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। अगर यहाँ पर इस तरह से भी उसने लिख दिया है और इसका बेस नहीं दिया है, तब भी ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे उसका बेस लिखना जरूरी है। जब तक उसके नीचे उसका बेस नहीं लिखा होगा तब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल का एग्जाम्पल। नाउ डेसिमल। थर्ड एग्जाम्पल किसका देखेंगे? थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डेसिमल से। थर्ड एग्जाम्पल डेसिमल। अब एक नंबर हमने लिख दिया 269 का बेस कुछ नहीं। अब बताइए कि दिया गया नंबर सही है या गलत है? दिया गया नंबर सही है या गलत है? आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, ये सही है या गलत है? तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि इसका बेस जो है, जब तक हम 10 नहीं लगाएंगे तब तक हम इसको डेसिमल नंबर नहीं मानेंगे। और हमें पता है कि हमारे पास कोटा कितना है डेसिमल में, 0 to 9। तो 0 to 9 में तो सभी नंबर आ जाएंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 0 to 9 अगर हमारे पास नंबर है तो इससे हम कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। इसलिए हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, उसका बेस 10 होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ से आप और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर उसने लिख दिया 86A का बेस 10, A68 का बेस 10, तो ये नंबर सही होगा या गलत होगा? ये नंबर सही होगा या गलत होगा? आप आंसर दीजिए।
गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ क्या होगा, हमें पता है कि ये इस नंबर सिस्टम में मेज़र नहीं किया जाता। यहाँ ये जो लिखा गया है ये क्या है, रॉन्ग है। इसलिए यहाँ अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये अब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट बात करेंगे हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। एग्जाम्पल में एक नंबर है ZBA का बेस 16, ZBA का बेस 16। तो यहाँ अब देखिए आप, यहाँ भी क्या होगा, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये सही होगा या गलत होगा। कैसे पहचानेंगे कि हमें पता है कि हमारे पास कोटा कितना है, A to F। अल्फ़ाबेटिकली कितना कोटा है हमारे पास, A to F, यानी कि A B C D E और F। F से बाहर हम नहीं जा सकते। लेकिन हमने यहाँ क्या ले लिया, Z भी ले लिया भाई। यहाँ हमने क्या ले लिया, Z ले लिया। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा गलत है। और अगर यहाँ इसको ऐसे लिख दूँ मैं, CAF का बेस 16, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे 9AF का बेस 16, 9AF का बेस 16, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारा आंसर राइट हो जाएगा। 9AF का बेस 16। तो ये आप यहाँ तक समझ गए नंबर सिस्टम को अच्छे से, नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ गए। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम कन्वर्जन का। थोड़ा सा एग्जाम्पल किसका देख लेंगे, कन्वर्जन का। कन्वर्जन कैसे किया जाता है, कन्वर्जन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेड नहीं है, वेरी गुड, नाइस आंसर। जेड नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जेड हमारे कोटे में नहीं है। तो होप डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ से अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब हेडिंग डालेंगे आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में कैसे कन्वर्जन करेंगे भाई, हमारे पास एक नंबर है 10, हमारे पास नंबर क्या है 10, और 10 का बेस भी कितना है 10, और इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से हमें सिंबल मिला है ऐसे, यानी कि हम क्या समझेंगे कि नंबर जो है, गिवन नंबर किस में है, डेसिमल में है, और उसको कन्वर्ट किस में करना है। ओके ओके प्रियंका, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। अब यहाँ देख लेंगे कैसे इसको कन्वर्ट करना है भाई। यहाँ हमेशा याद रखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी का बेस कितना है 2 और डेसिमल का बेस कितना है 10 है। चलो ये हमारे पास नंबर है 10। अब 10 को इस तरह से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 5 जा 10, तो रिमेनिंग क्या हो गया 0। 5 को करेंगे 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1। जो भी रिमेनिंग आएगा उसको हम क्या करते रहेंगे, इधर नोट करते रहेंगे। 2 1 जा 2, रिमेनिंग 0, 2 1 जा 2। अब ये हमारे पास ये नंबर आ गए, तो नंबर को हमेशा कैसे लिखेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ। कैसे लिखेंगे, हमेशा बॉटम टू टॉप। तो हमारे पास क्या क्या आ गया 1 0 1 0, और इसका बेस कितना हो जाएगा 2। तो हमने किसका किस में कन्वर्जन किया, डेसिमल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन किया। डेसिमल नंबर का किस में कन्वर्जन कर लिया, बाइनरी में कन्वर्जन कर लिया। इसको आप नोट कर लेंगे, फिर जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आप देख चुके हैं।
नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेंगे, तब तक आप इसको जल्दी से नोट करिए। हमारा आंसर आ गया था इसमें 1010 1010 का बेस 2। कैसे किया समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम 15। यहाँ मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास 15 है और 15 डेसिमल में है और बदलना किस में है उसको, बाइनरी में। चलो भाई 15 हमने नोट कर लिया। यहाँ किससे करना है, 2 से करना है, क्योंकि 2 का बाइनरी का बेस कितना है 2। 2 7 जा 14 रिमेनिंग 1, 2 3 जा 6 रिमेनिंग 1, 2 1 जा 2 रिमेनिंग 1। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 15 का बाइनरी। और हमेशा इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे, बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। लिख लो भाई यहाँ 1 1 1 1 डबल 1 का बेस 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर हमको आंसर चेंज करना है, आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, कि अगर आपको बाइनरी में नंबर दिया है, अब इसका उल्टा कन्वर्जन करना है किसमें, डेसिमल में। तो यहाँ ये हमारे पास आंसर है क्या, 1 1 1 1, ये आंसर है। तो हमेशा अपने राइट हैंड की साइड से हम क्या काम करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। ये हमने लिख लिया राइट हैंड साइड से, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। तो इसको अब हम ऐड कर देंगे, 8 और 4 12 और 3 15, 8 प्लस 3 8 3 11 और 11 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो हमारा डेसिमल नंबर क्या आ गया, 15 आ गया। सीधा सीधा क्या कर देना है, इन सबको जोड़ देना है, 8 और 4 12 और 12 और 3 15। तो हमने किसका निकाला था, ये 15 का निकाला था। ये किसका निकाला था, 15 का। वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट और भी समझाएंगे इसी तरह का एग्जाम्पल आपको लेकर के। ये हमारा हो गया 15 का। नेक्स्ट देख लेते हैं 25। नेक्स्ट किसका देखेंगे, 25 यहाँ लिख लेते हैं 25 और करते हैं स्टार्टिंग। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 रिमेनिंग 1, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। पूरा कर लेते हैं इसको, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 हो गया। तो यहाँ रिमेनिंग क्या हुआ 0 और 2 3 जा 6 रिमेनिंग 0, 2 1 जा 2 रिमेनिंग 1। अब हमारे पास क्या आ गया, नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं इसको 1 1 0 0 1। अब ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। एक तो हम आंसर चेक कैसे कर सकते हैं कि सही है या गलत है, या इसी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ लिख लेंगे 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। स्टार्टिंग किधर से करनी है, राइट हैंड से। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। कोई दिक्कत, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16, 1 डबल 2 डबल 4 डबल 8 डबल 16। जीरो वाले को छोड़ देना है, जीरो वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो जोड़िए आप 16 प्लस 8 और 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 24, 24 और प्लस 1 कितना हो गया 25। तो हमने किसका निकाला था, 25 का ही तो निकाला था। तो इससे आसान ट्रिक आपके लिए कन्वर्जन में नहीं हो सकती है, इससे आसान ट्रिक आपके लिए कन्वर्जन में नहीं हो सकती है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए। आप इसको नोट भी कर लेना।
कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने आप से भी निकाल करके देखेंगे, घर पे ट्राई करेंगे निकालने के लिए, और आसानी से हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने में। सो डियर स्टूडेंट्स, NTA का एग्ज़ाम जो है 24 से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी तरफ से जो है मेरे सभी प्यारे डियर स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद। आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम करें, खूब मेहनत करें और आपका रिज़ल्ट अच्छा हो। ओके, क्लियर है, थैंक्स। तो आगे फिर नया सेशन शुरू होगा, फिर आप लोगों से जुड़ा जाएगा। सभी अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी, स्टे सेफ, और ऐसे टाइम में थोड़ा भी मेंटली आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ज़्यादातर अपनी पढ़ाई को फोकस करते हुए जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा उस डेट के लिए आप पहले से ही अपना पूरा इंस्ट्रक्शंस वगैरह अच्छे से रीड कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे फुली प्रोटेक्शन के साथ। आपको थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है एग्ज़ाम के लिए। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो पूरा प्रोटेक्शन के साथ, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पर दिए होंगे उसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे।